हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो इमरजेंसी मेडिसिन ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से ऑप्ट करे जहाँ की रिसोर्सेज काफी स्ट्रॉन्ग। हाँ, रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ पर सीनियर्स वगैरह हैं। जैसे अभी इमरजेंसी यहाँ में एमपी की बात करो तो यहाँ पे इतना नहीं है अभी, लेकिन आने वाले 2-3 सालों आप में लोग ही सीनियर्स हाँ, हो। हम अभी यहाँ पे फर्स्ट बैच है, हम ही सीनियर से, लेकिन जब 2-3 बैच आ जाएगी तब यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम ही जो यहाँ पर जो सेटअप बनाएंगे या जो भी हम जैसा करेंगे फर्स्ट ईयर, वही हमारे जूनियर्स फॉलो करेंगे, उनके जूनियर्स फॉलो करेंगे। यू आर द पायनियर, हम ही बनाएंगे यहाँ पर। आप पायनियर हैं। हाँ, हम पायनियर हैं। ऑन गोइंग योर रेजिडेंसी, आपको क्या समझ में आया कि वर्क लाइफ बैलेंस आप किस तरह से मेंटेन करेंगे? देखिए, इमरजेंसी में तो क्या होता है, इमरजेंसी हमेशा चलती रहती है, मतलब इमरजेंसी कभी बंद नहीं होती। आप सोचते हो कि नाइट में सोएंगे, लेकिन नाइट में ज़्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि इंडिया है तो इंडिया में लोग थोड़ा शराब वगैरह पी के आते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के केस सबसे ज़्यादा आते हैं, ट्रॉमा के केस बहुत होते हैं। तो उसमें ये रहता है कि प्रेशर तो आपके ऊपर रहता है, आपको वर्किंग और जो होते हैं वो मेंटेन खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि इमरजेंसी। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं डॉक्टर राकेश जी से मिलने, जो कि अपनी रेजिडेंसी कर रहे हैं इन एमडी इमरजेंसी मेडिसिन। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ चीजें आपको ऐसी पता लगने वाली हैं जो मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता लगी है सर से बात करते हो। तो वेलकम सर। थैंक यू। आज शुरू करते हैं आज अपना पॉडकास्ट, जिसके बारे में हम जानेंगे कि इमरजेंसी मेडिसिन जो कि एक इमर्जिंग ब्रांच है, उसमें प्रॉस एंड कॉन्स आपको फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में क्या क्या फेस करने पड़े। थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए जी। तो मेरा नाम डॉक्टर राकेश है, मैं इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन फर्स्ट ईयर रेसिडेंट हूँ। तो प्रोस के बारे में आपको बताऊँ कि इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो बहुत इमर्जिंग ब्रांच है। इसमें एमपी में, जिसमें ऑल इंडिया का तो यहाँ पर है, ऑल इंडिया में पहले से ब्रांच है इसकी, मतलब ईयर्स वाइज लाइक वहाँ पे रेसिडेंट्स हैं। लेकिन एमपी की बात करें, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी में इसकी फर्स्ट बैच आया है। पूरे एमपी स्टेट का पहला बैच है। एमपी स्टेट का पहला बैच है। तो जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होने वाला है, आगे क्या स्कोप रहेंगे, कैसे हमें रेसिडेंसी में मिलेंगे। तो मैंने कुछ अपने सीनियर से बात की, मेडिसिन वालों से बात की, बाकी डिपार्टमेंट वालों से बात की, एसआर से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एज ए इमर्जिंग ब्रांच इसमें काफ़ी स्कोप से आगे चलती है। तो फिर मैंने इमरजेंसी उठाया और मेरे मन में बहुत सवाल था कि मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कैसे का रेसिडेंसी होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में, वो इमरजेंसी फिजिशियन का होता है। ओके। क्योंकि कोई भी पेशेंट जब भी कहीं से आता है ट्रॉमा होकर, सबसे पहले कैजुअलिटी में लाया जाता है उसको, और कैजुअलिटी में इमरजेंसी फिजिशियन ही उसको देखेगा। अभी ये इमर्जिंग है तो इतना नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में जब इमरजेंसी मेडिसिन पूरा सेटअप हो जाएगा तो सबसे पहले इमरजेंसी फिजिशियन ही उसको ट्रीट करेगा, वेदर वो पेशेंट किसी का हो, चाहे वो ऑर्थो का हो, सर्जरी का हो, गायनी का हो, नो मैटर्स। सबसे पहले हम उसको देखेंगे, आपके होते हुए जाएगा मतलब। हाँ, फिर हम उसको, जैसे हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उसको स्टेबलाइज किया, देन हम उसको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जिस तरीके से भगवानों में सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है, उसी तरीके से आने वाले टाइम में पेशेंट जब भी ट्रॉमा में आएगा तो इमरजेंसी मेडिसिन का नाम आता है। ओके, चलिए। देन आपको क्या समझ में आया, जैसे आपने रेजिडेंसी की, अभी आपकी रेजिडेंसी चल रही है, तो आपके इसमें कॉन्स क्या समझ में आए इस ब्रांच को लेकर? देखिए, कॉन्स की बात करें तो क्या है कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी लाइफ में कॉन्स ये रहते हैं कि वो हमेशा ना इमरजेंसी से डील करते हैं। लाइक पेशेंट्स जो अटेंडर्स होते हैं वो हमें भगवान मानते हैं एक तरीके से, और उनके लिए आप भगवान हो तो वो यही चाहेंगे कि भगवान कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट, बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट को हम बहुत सीरियस होता है, वो नहीं बचा पाते। लाइक किसी का हेड इंजरी हो चुकी है, लाइक सर फट चुका है, तो उसको आप चाहकर भी नहीं बचा पाते हो। तो बहुत बार ये होता है कि पेशेंट, हम उसको रिससिटेट करते हैं और हमारे हाथों में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक प्रेशर रहता है कि यार हमें पेशेंट को बचाना भी है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिसोर्सेज के अवेलेबल रहते हैं, हम उसको नहीं बचा पाते यार। तो ये एक प्रेशर रहता है, तो थोड़ा इमोशनली भी लगता है कि नहीं यार। मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो इमरजेंसी मेडिसिन ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से ऑप्ट करे जहाँ की रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हाँ, रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ पर सीनियर्स वगैरह हैं। जैसे अभी इमरजेंसी यहाँ में एमपी की बात करो तो यहाँ पे इतना नहीं है अभी, लेकिन आने वाले 2-3 सालों आप लोग ही सीनियर्स हो। हम अभी यहाँ पे फर्स्ट बैच है, हम सीनियर से, लेकिन जब 2-3 बैच आ जाएगी तब यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम ही जो यहाँ पर जो सेटअप बनाएंगे या जो भी हम जैसा करेंगे फर्स्ट ईयर, वही हमारे जूनियर्स फॉलो करेंगे, उनके जूनियर्स फॉलो करेंगे। यू आर द पायनियर, हम ही बनाएंगे यहाँ पर। आप पायनियर हैं। हाँ, हम पायनियर हैं। ऑन गोइंग योर रेजिडेंसी, आपको क्या समझ में आया कि वर्क लाइफ बैलेंस आप किस तरह से मेंटेन करेंगे? देखिए, इमरजेंसी में तो क्या होता है, इमरजेंसी हमेशा चलती रहती है, मतलब इमरजेंसी कभी बंद नहीं होती। आप सोचते हो कि नाइट में सोएंगे, लेकिन नाइट में ज़्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि इंडिया है तो इंडिया में लोग थोड़ा शराब वगैरह पी के आते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के केस सबसे ज़्यादा आते हैं, ट्रॉमा के केस बहुत होते हैं। तो उसमें ये रहता है कि प्रेशर तो आपके ऊपर रहता है, आपको वर्किंग और जो होते हैं वो मेंटेन खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि इमरजेंसी आर ऑलवेज
चाहे वो वेदर वो संडे नहीं देखती, मंडे नहीं देखती, ना त्योहार देखती है, वो आएगी, आपको उसको डील करना है। तो वर्किंग आवर्स का थोड़ा तो है कि हाँ, हमें बाकी डिपार्टमेंट के कंपेयर में आपका काम थोड़ा ज़्यादा है। देन आप बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है यहाँ पर? जैसे हमारा मैं बताऊँ तो हमारा भी 12 to 15 आवर्स की ड्यूटी रहती है। हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, तो रात को हम 10-11 के आसपास अच्छा आ जाते हैं। मतलब नॉर्मली 8-9 बजे के आसपास हो जाता है, लेकिन फिर हम भी थोड़ा बहुत बैचमेट को सपोर्ट कर देते हैं। नाइट ड्यूटी रहती है ओवर वगैरह देने में, मतलब 11 बजे तक हम आ जाते हैं। मतलब कोई ज़्यादा लोड नहीं है। और फर्स्ट ईयर में तो आपको करना ही चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की रेसिडेंसी, नाम ही उसका रेसिडेंस है, तो आपको वहीं रहना चाहिए, वहीं रहना पड़ता है। ओके, तो आज ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि जो रेजिडेंट जो नाम आया, मतलब वो हॉस्पिटल में रहने वाले इज कॉल्ड रेजिडेंट। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपने बताया ये इमर्जिंग ब्रांच है जी, तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है आगे? देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट की मैं अलग अलग बात करूंगा। तो गवर्नमेंट में ये है कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इमर्जिंग ब्रांच है, तो अभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरे खाली पड़े हैं। मतलब उसमें प्रोफेसर प्रॉपर नहीं है, एचओडी प्रॉपर नहीं है, अगर हैं तो वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं। जैसे हमारे यहाँ का भी देखें तो हमारे जो एचओडी सर हैं वो सर्जरी के हैं, अच्छा, और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट जो भी है वो न्यूरो सर्जरी या एनेस्थीसिया के हैं। तो आने वाले टाइम में जब प्रॉपर इमरजेंसी की फिजिशियन निकलेंगे तो उनके लिए कि सबसे अच्छा स्कोप रहेगा कि वो किसी भी कॉलेजेस में जाके अप्लाई करेंगे, तो उन्हें बहुत इजीली एपी की पोस्ट मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट की बात होगी। प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में तो इमरजेंसी फिजिशियन की हमेशा डिमांड रही है, तो आपको बहुत अच्छा पे स्केल दे पाएंगे। लाइक मेट्रो सिटीज में CHL, वेदांता वगैरह, वो अच्छा आपको पेमेंट पे स्केल पर रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि फॉरेन में जो इमरजेंसी फिजिशियन वो बहुत हाई डिमांड है। तो अगर आप फॉरेन का प्लान करना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर कि हमें बाहर रहना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा आपका ये गेट वे हो सकता है इंडिया से बाहर जाके आप इमरजेंसी मेडिसिन में वहाँ पे ये बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है इमरजेंसी मेडिसिन में फॉरेन में जाने के लिए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपने बताया कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी इमरजेंसी मेडिसिन की अब नई सीट्स आ गई हैं जी, तो उनके लिए लाइक ऑप्ट करना है अगर, तो अगर कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट में हम डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है? तो देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो गरीबी फैमिली से आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, पुअर पीपल होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट में जाना। तो जो पेशेंट का लोड है वो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में बहुत फर्क है। मतलब अगर वहाँ पर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 100 पेशेंट मिलेंगे। तो सीखने के लिए जो होता है वो आप गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे कंपेयर टू प्राइवेट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, इसी आपकी जब पॉडकास्ट लेते वक्त मेरे को एक दिमाग में डाउट आया है कि कैजुअलिटी में जो पेशेंट आते हैं जी, पहले ऐसा माना जाता था कि वो एनेस्थीसिया के अंडर एडमिट होते हैं या फिर एनेस्थीसिया वाले लोग उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या अभी जिन इंस्टीट्यूट्स में या जिन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में इमरजेंसी मेडिसिन आ गई है पीजी के लिए, तो वहाँ पर कैसा रहता है? जैसे कि आप बता रहे हो कि सबसे पहले अगर कैजुअलिटी में कोई पेशेंट आया सीरियस है तो उसको एनेस्थीसिया वाले इंट्यूबेट करेंगे, वो उसको रिससिटेट करेंगे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा है कि कैजुअलिटी में कोई पेशेंट आता है तो वो इमरजेंसी मेडिसिन के अंडर में रहेगा। वेदर वो ये फर्क नहीं पड़ता वो किस डिपार्टमेंट का, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे वो सर्जरी का हो, चाहे वो पीडिया का हो, चाहे वो गायनी का हो। सबसे पहले उसको इमरजेंसी मेडिसिन वाला फिजिशियन ट्रीट करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, देन वो उसको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा, सेंड करेगा। मतलब एनेस्थीसिया वालों का अब कैजुअलिटी में मतलब इतना काम नहीं रहेगा, क्योंकि अब उनकी जगह पे इमरजेंसी फिजिशियन ले लेंगे। लाइक इंट्यूबेशन करना है, मैक्सिमम पेशेंट का ट्रॉमा के होता है, हम इंट्यूबेट करने के लिए एनेस्थीसिया को बुलाते हैं। अब इमरजेंसी फिजिशियन ये सब काम करेंगे। अच्छा, और काउंसलिंग के टाइम पे जब आपको लास्ट ईयर का अपना टाइम याद आ रहा होगा जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस समय पे एज एक सपोर्ट, एक गाइडेंस कितना ज़रूरी होता है कि एक काउंसलर आपको सपोर्ट करे और वो डॉक्टर भी हो? देखिए, अगर आप काउंसलर की बात करें तो एक क्या होता है कि एक अपनी मर्जी से कोई चीज़ करना और एक किसी की गाइड में करना, बहुत फर्क है इसमें। आप किसी की दो लोगों की बात सुनते हो तो आपको उसके बारे में नई चीज़ पता पड़ती है। तो काउंसलर का तो बहुत बड़ा रोल है, और अगर वो कोई डॉक्टर है और उसी फील्ड का है तो फिर आपको तो और ज़्यादा उससे नॉलेज मिलेगा। अगर आप डॉक्टर से बात करते हो तो वो आपको डॉक्टर के हिसाब से बात करेगा, वो आपको डॉक्टर के तरीके से समझाएगा, क्योंकि वो उस फील्ड का नॉलेज रखता है कंपेयर टू अदर्स जो कि लाइक इंजीनियरिंग वाले से आप बात करोगे तो वो मेडिकल के बारे में नहीं जानेगा, या मेडिकल वाले से बात करते तो उसको इंजीनियरिंग का नहीं पता होगा। तो अगर आप काउंसलर की बात करते हो, काउंसलर प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन काउंसलिंग। थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे डॉक्टर राकेश, जिनसे हमने जाना इमरजेंसी मेडिसिन जो कि काफ़ी इमर्जिंग ब्रांच है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उनके वर्किंग आवर्स और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, सर हमारे साथ अवेलेबल है, वो आपको रिप्लाई करेंगे। प्लस
आप नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांच के बारे में चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।